सो बेसिक डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर अगर हम बात करें तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी की जो सीरीज वीडियो लेक्चर है वो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन इसके अंदर हम बेसिक टर्मिनोलॉजी से डील करने वाले हैं। मैंने ड्रोसोफिला का डेवलपमेंट एज वेल एज सी एलिगेंस क्या होता है वो सब कुछ बता दिया है, लेकिन हम आज जाने वाले हैं कि बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या है। ओके, सो आज का हमारा एजेंडा ये रहने वाला है कि what is the meaning of the potency, then after the specification, commitment क्या होता है, induction क्या होता है, and competence क्या होता है। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करने वाले, यहाँ पर हमें पता है कि सेल्फ फैट क्या होता है। ओके, सेल्फ फैट के बारे में अगर किसी को भी कुछ डाउट है तो मैं यहाँ पर आपको एक बता देती हूँ। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था फर्स्ट टाइम, जस्ट अ सेकेंड, यस, ये पिक्चर को मैं जूम आउट कर रही हूँ सो आपको बेटर अंडरस्टैंड हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में के अंदर कि जब एम्ब्रियो फॉर्म होता है कि तुरंत ही उसका सेल्फ फैट डिटरमाइन हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। ओके, क्यों ऐसा नहीं होता है? क्योंकि अगर जब तक कोई सेल है वो पर्टिकुलर सेल फैट, एक ही सेल अगर पहले से तय होगा कि इस सेल को यही बनना है आगे चलकर। ओके, मान लीजिए कि अगर नर्वस टिश्यू है तो नर्वस टिश्यू के अंदर जितने भी न्यूरॉन्स हैं तो न्यूरॉन्स ही बनेंगे, फिर उसके बाद डेंड्राइटिक सेल्स या फिर ऐसे दूसरे जो भी हम मानते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, तो वो सारे सेल्स नहीं बन सकते। तो वो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि सेल फैट आगे पहले यानी कि अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज के अंदर डिटरमाइन नहीं होता। ओके, सो थ्रू आउट दिस एक्सपेरिमेंट यू कैन सी दैट हियर यहाँ पर क्या है डोनर का एक एम्ब्रियो लिया है। मान लीजिए कि दिस सेल्स वुड नॉर्मली बिकम द स्किन टिश्यू। ये वाला जो सेल था वो क्या बनने वाला है कि स्किन टिश्यू बनने वाला था। ये वाला जो सेल है वो ब्रेन टिश्यू बनने वाला था। ओके, और ये वाला जो सेल है वो नोटोकॉर्ड आगे चल के बनने वाला है। सो नाउ यहाँ पर क्या हुआ कि टिश्यू का एक पोर्शन लेकर उन्होंने क्या किया, जो भी रिसीवर है उसको दे दिया, यानी कि होस्ट को दे दिया। देख सकते हैं आप। ओके, नाउ द एक्सपेरिमेंट 1 के अंदर क्या होता है कि डोनर टिश्यू इज ट्रांसप्लांटेड टू द ब्रेन रीजन। इस टिश्यू को ब्रेन रीजन के साथ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या थी, ब्रेन टिश्यू थी, तो उसी के साथ अगर हम ट्रांसप्लांट करते हैं टिश्यू को तो वो आगे चलकर क्या बनता है, ऑब्वियसली वो ब्रेन बनेगा। ओके, और यहाँ पर क्या होता है देखो कि ये जो था पोर्शन उसको कट किया और उसने कहाँ पर रख दिया, तो नोटोकॉर्ड के साथ रख दिया, तो वो आगे चलकर क्या बना रहा है, नोटोकॉर्ड फॉर्म कर रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है कि अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज के अंदर जो भी सेल होता है उसका फैट डिटरमाइन नहीं होता, यानी कि वो आगे चलकर क्या बनेगा वो डिसाइड करता है उसका एनवायरनमेंट एज वेल एज उसके आसपास के रहने वाले जितने भी सेल्स है वो क्या करेंगे, उसको इंडक्शन प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद ही वो सेल डिसाइड करेगा कि मुझे क्या बनना है। ओके, नाउ अब हमारा मेन टॉपिक पर आते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पोटेंसी। हमने देख लिया कि सेल फैट क्या होता है। सेल फैट यानी कि सेल जो आगे चलकर कुछ ना कुछ स्पेसिफिक सेल के अंदर डिफरेंशिएट होने की उसके पास क्या होती है, कैपेबिलिटी होती है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पोटेंसी क्या होता है। तो पोटेंसी यानी कि सेल टू डिफरेंशिएट इनटू डिफरेंट सेल टाइप्स। ओके, according to the potency of the cells, cell which is divided into the several types. First one is the totipotent, then after pluripotent, multipotent, oligopotent and unipotent. Now टोटीपोटेंट से हमें पता है कि टोटी यानी कि सब कुछ सेल्स बना सकता है। प्लूरीपोटेंट यानी कि वो ऐसे सेल्स है कि वो सारे सेल्स तो बना सकता है, लेकिन एक्सेप्ट कौन से सेल्स नहीं बना सकता है वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स जो है वो ऐसे कौन से सेल्स नहीं बना सकता है जो टोटीपोटेंट बना सकता है। ओके, तो मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, और आप ये जो स्क्रीन है वो आपको विजिबल है कि नहीं वो मुझे थम्स अप वाला आइकन देकर बता सकते हैं। ओके, सो मुझे क्लियरली अंडरस्टूड हो कि यस दिस इज ऑल अबाउट द क्लियर। ओके, नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं कि प्लूरीपोटेंट स्टेम्स। यहाँ पर यू कैन सी दैट हियर दिस इज द होल एम्ब्रियो। ओके, यहाँ पर क्या है, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म हो चुका है। तो ब्लास्टोसिस्ट के अंदर यहाँ पर जो आईसीएम जिसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, आईसीएम। ओके,
यानी कि ये जो सेल्स है वो आगे चलकर प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, ओके। और एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स की जो ऐसे सेल्स है कि जो सारे सेल्स बना सकते हैं, एक्सेप्ट कौन से सेल्स नहीं बना सकते वो मुझे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ओके। देन आफ्टर ये प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स को हम क्या कर सकते हैं, थ्रू आउट दैट कल्चर मीडिया के अंदर रख के कोई भी दूसरे सेल्स बना सकता है, ओके। लेकिन पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं बना सकता है प्लूरिपोटेंट, ओके। ये बात हमें याद में रखनी है। लेकिन जब हम बात करते हैं मेडिकल लेवल की, तो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स जो है वो एक टाइप के इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स के रूप में भी काम आ सकता है, ओके। यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स, ओके। और दिस वन इज दैट पर्टिकुलरली यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स, यानी कि वो पर्टिकुलर एक ही टाइप के सेल टाइप बनाएगा। यहाँ पर हम नोट्स पे चलते हैं तो आपको बेटर अंडरस्टैंड हो कि टोटीपोटेंसी, यानी कि the totipotent cells have the ability to differentiate into all possible cell types, okay. This include both the somatic cells as well as extra embryonic cells. This the word is very important, extra embryonic cells, okay. सोमेटिक सेल्स जो है वो प्लूरिपोटेंट बना सकता है, लेकिन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सेल्स यानी कि जो ट्रोकोफोर है वो नहीं बना सकता है, ओके। लाइक दैट यहाँ पर एग्जांपल के रूप में लिखा है जाइगोट, ओके। नाउ अब एक सेकंड एक्सपेरिमेंट है प्लांट के हिसाब से। हम बात करें एनिमल की, लेकिन प्लांट में भी क्या होता है, टोटीपोटेंसी होती है, ओके। यानी कि ऐसे सेल्स की जो पूरा होल प्लांट बना सकता है, ओके। यानी कि प्लांट हैविंग आल्सो द टोटीपोटेंसी। कोई मुझे बता सकता है कि टोटीपोटेंसी अगर हम बात करें प्लांट के अंदर वो किस पर हो सकती है, कौन से ऐसे सेल्स है कि जिसके पास टोटीपोटेंसी है? कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, ओके। मैं लास्ट में सबका जो आंसर है वो रिव्यू कर सकते हूँ, ओके। यू कैन सी दैट हियर this is a question, does a different cell is in organ of mature plant still retain totipotency, the ability to form all other tissue of the plant, okay. So यहाँ पर आप देख सकते हैं तो मेथड क्या है, मेथड कि यहाँ पर रूट ऑफ कैरेट प्लांट, ओके। कैरेट प्लांट जो था उसका रूट के कुछ सेल्स लिए और उस सेल्स के क्लम्प्स जो डिफरेंशिएटेड सेल्स आर रिमूव फ्रॉम द रूट, ओके। देन आफ्टर क्या किया उन्होंने, एक इंडिविजुअल डिफरेंशिएट सेल्स आर ग्रोन इन न्यूट्रिएंट मीडियम, ओके, एंड डी डिफरेंशिएट इंडिविजुअल सेल्स विच इज ब्रेक ऑफ। नाउ अब क्या होता है, देखो इंडिविजुअल सेल्स विच आर डिवाइडेड एंड देन आफ्टर यहाँ पर क्या होता है, कैलस फॉर्म होता है। और जैसे ही कैलस फॉर्म होगा कि इस कैलस इज प्लांटेड इन द टेस्ट ट्यूब मीडियम एंड देन आफ्टर द न्यू प्लांट इज प्रोड्यूस्ड। सो यहाँ पर एक कैलस जो वर्ड आता है ना, वो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं। क्या होता है, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। सो वो फिर से क्या हो सकते हैं, डी डिफरेंशिएट और देन आफ्टर डी डिफरेंशिएट होकर फिर से वो दूसरे सेल्स बना सकते हैं। यानी कि कैलस के पास ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि वो पूरा एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना सकता है, न्यू प्लांट फॉर्म कर सकता है। आई होप यू आर क्लियरली अंडरस्टूड द प्लांट टोटीपोटेंसी। नाउ अब हम बात करते हैं प्लूरिपोटेंसी के बारे में। तो मैंने आपको पूछा था कि प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स जो है विच कैन बी फॉर्म several types of cells but except one is that extra embryonic tissue like the placenta नहीं बना सकता है वो, ओके। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी नोट्स जो है वो आपको अगर 1-2 मार्क्स के अंदर या फिर ऐसे पूरे लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर पूछा है कि डिस्क्राइब द पोटेंसी, तो भी आप लिख सकते हो इस नोट्स को, ओके। आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और या फिर उसको साथ में राइट अप कर सकते हो। सो ये मैंने पूरा एक गिलबर्ट में से ही लिया है, सो आपको इजीली अंडरस्टूड हो कि कैसे आपको लिखना है। नाउ द मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स क्या होता है, तो उसके पास लिमिटेड रेंज ऑफ सेल टाइप्स को ही बनाने की पॉसिबिलिटी होती है, ओके। लाइक दैट हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स, यानी कि जब मैं बात करूं एचएससी की, तो उसके अंदर क्या होता है कि बोन मैरो आर मल्टीपोटेंट एंड दे कैन गिव राइज टू वेरियस टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, ओके। लाइक दैट आरबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, वो सब कुछ बना सकता है। तो उसको हम बोलेंगे मल्टीपोटेंट, ओके। मल्टीपोटेंट यानी कि वो आरबीसी भी बनाएगा, डब्ल्यूबीसी भी बनाएगा और प्लेटलेट्स भी बनाएगा। उसका फर्दर ऐसा नहीं है कि वो लिम्फॉइड प्रोजेनेटर है। अगर जब हम बात करते हैं लिम्फॉइड प्रोजेनेटर
और माइलॉइड प्रोजेनेटर की, तो वो आ जाता है यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स के अंदर। ओके, यहाँ पर क्या बात, सॉरी, वो आ जाता है ओलिगोपोटेंट के अंदर। और यहाँ पर मैं क्या बात कर रही हूँ, मल्टीपोटेंट की। मल्टीपोटेंट यानी कि लिमिटेड रेंज ऑफ सेल टाइप्स बना सकता है। अब नाउ ओलिगोपोटेंट यानी कि डिफरेंशिएट इनटू फ्यू क्लोजली रिलेटेड सेल टाइप्स, यानी कि लिम्फॉइड और माइलॉइड स्टेम सेल्स, व्हिच कैन बी डिफरेंशिएट इनटू द लिम्फॉइड प्रोजेनेटर की बात करें तो वो लिम्फोसाइट्स बनाएगा। ओके, लाइक दैट बी सेल्स, टी सेल्स। ओके, और माइलॉइड प्रोजेनेटर की बात करें तो वो ब्लड सेल्स बनाएंगे। ओके, तो वो क्या हो गए, ओलिगोपोटेंट हो गए। इसकी पोटेंसी जो है वो मल्टी पोटेंट से क्या होती है, बहुत ही ज्यादा कम होती है। ओके, एज वेल एज मल्टी पोटेंट की पोटेंसी जो है वो किससे कम होती है, तो प्लूरीपोटेंट से कम होती है। और प्लूरीपोटेंट की जो कैपेसिटी है वो टोटीपोटेंट से कम होती है। तो सबसे ज्यादा पोटेंसी की अगर हम बात करें तो वो आता है टोटीपोटेंट, और सबसे लोएस्ट पोटेंसी की हम बात करें तो वो आ जाता है यूनिपोटेंट। ओके, तो अगर आपको ऐसे एमसीक्यू के अंदर पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू द पोटेंसी अरेंज द सेल्स, और एमसीक्यू दिए होंगे कि 4 एमसीक्यूज है, उसके अंदर से आपको, या फिर 4 ऑप्शंस है, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है कि अकॉर्डिंग द हाईएस्ट पोटेंसी टू लोएस्ट पोटेंसी। ओके, तो पहले कौन आएगा, टोटी, देन आफ्टर प्लूरी, देन आफ्टर मल्टी, उसके बाद ओलिगो, उसके बाद क्या आएगा, यूनिपोटेंट। ओके, सो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नाउ यूनिपोटेंसी यानी कि डिफरेंशिएट इनटू ओनली वन सेल टाइप। ओके, ओनली वन सेल टाइप ही बना सकता है। यानी कि मान लीजिए कि मसल स्टेम सेल्स है, ओके, जिसको बोला जाता है सैटेलाइट सेल्स। ओके, सो वो पर्टिकुलर मसल टिश्यू ही बना पाएगा, मसल फाइबर ही बना पाएगा, दूसरे न्यूरॉन स्टेम सेल्स या फिर ऐसे कुछ भी सेल्स नहीं बनाएगा। ओके, नाउ आई होप यू आर क्लियरली अंडरस्टूड द पोटेंसी लेवल। अब मैं जा रही हूँ कमेंट सेक्शन के अंदर, आपके कोई भी डाउट्स है तो वो मुझे अभी पूछ लीजिए पोटेंसी के बारे में। उसके बाद हम सेकंड टॉपिक पर आ रहे हैं, स्पेसिफिकेशन के ऊपर। ओके, ओके, अभी तक तो कोई डाउट नहीं है ना? हम स्पेसिफिकेशन पर आते हैं। सो स्पेसिफिकेशन क्या होता है कि हमने फर्स्ट जो लाइव लेक्चर था उसके अंदर हमने देखा था स्पेशिएशन। ओके, सो स्पेशिएशन और स्पेसिफिकेशन को अलग ही रखना, वो दोनों अलग टर्मिनोलॉजी है। डेवलपमेंटल के अंदर हम बात करने वाले स्पेसिफिकेशन के बारे में। ओके, सो यहाँ पर स्पेसिफिकेशन क्या होता है कि सेल जो है वो बहुत सारे सेल टाइप बना सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ड्यूरिंग द स्पेसिफिकेशन सेल रिसीव सिग्नल दैट गाइड देन टुवर्ड द स्पेसिफिक फेट्स, मेकिंग द बिगिनिंग ऑफ देयर डिफरेंशिएशन इनटू द स्पेशलाइज्ड सेल टाइप्स। ओके, यानी कि वो डिटरमाइन नहीं हुआ है। अगर आप मान लीजिए कि कोई न्यूरोनल सेल्स है, ओके, और इसको हम क्या कर रहे हैं, सॉरी, एक्टोडर्मल सेल्स है, वो अभी डिटरमाइन नहीं हुआ है कि वो आगे चलकर क्या बनेगा। तो अगर मैं उसको कहीं पर भी रख रही हूँ या फिर मीडिया के अंदर रख रही हूँ, और मैं मुझे ऐसा सेल मार्कर दे रही हूँ कि जो आगे चलकर उसको क्या बनाता है, न्यूरोनल सेल्स बना देता है। ओके, सो उस सेल मार्कर्स की हम बात दूसरे वीडियो में करने वाले हैं कि कौन से सेल मार्कर्स होते हैं कि जो कर सकते हैं सेल को आगे डिफरेंशिएट होने में हेल्प कर सकता है। ओके, so about the specification, there are 3 types: autonomous, conditional, and third one is a syncytial. सिनसीटियल की बात जो है वो मैंने ड्रोसोफिला के अंदर बता दी है आपको कि उसके अंदर ऑब्वियसली होता क्या है, लेकिन ये दो टर्मिनोलॉजी है, ऑटोनोमस और कंडीशनल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। नाउ ऑटोनोमस क्या होता है? ऑटोनोमस से पता चलता है कि वो खुद के ही इंट्रांसिक फैक्टर से स्पेसिफाई हो रहा है, यानी कि उसके साइटोप्लाज्मिक डिटरमिनेंट्स ही उसको क्या कर रहे हैं, आगे उसको क्या बनना है वो उसको बता रहे हैं, एनवायरमेंटल सिग्नल नहीं बता रहे। यहाँ पर ये बात हमें नोट करनी है। लाइक दैट सी एलिगेंस के बारे में अगर देखें तो उसके अंदर क्या होता है कि जो ब्लास्टोमियस होता है ना, वो ब्लास्टोमियस के कुछ ना कुछ साइटोप्लाज्मिक डिटरमिनेंट्स जो होते हैं वो उसको सेल फेट प्रोवाइड करते हैं। लाइक दैट यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि सी एलिगेंस के बारे में आपको पता होगा कि मैंने एक पर्टिकुलर सेपरेट वीडियो लेक्चर बनाई है उसकी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सी एलिगेंस एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म। ओके, सो यहाँ पर एंकोर सेल्स है। ओके, जो क्या है, एक टाइप का प्राइमरी इंड्यूसर है। ये इंड्यूसर वर्ड जो है वो अभी मैं कवर अप करने वाली हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इंड्यूसर और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिस्पॉन्डर। ओके, सो यहाँ पर प्राइमरी इंड्यूसर है कि जो कुछ ना कुछ इंडक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कुछ सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं, और जिसके थ्रू ये सेल्स के कुछ फैट डिटरमाइन हो रहा है। यानी कि कुछ सेल्स जो है वो पर्टिकुलर क्या बनेंगे, वल्वा सेल्स बनेंगे, और कुछ सेल्स जो है वो एपिडर्मिस सेल्स बनेंगे। क्यों ऐसा हो रहा है कि जिस सेल को सबसे ज्यादा साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स, यानी कि इस सेल से सबसे ज्यादा साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट मिलेगा, वो ही सेल्स आगे क्या बनेगा, वल्वल सेल्स बनेगा, और दूसरे सेल्स जो है वो क्या बनेंगे, एपिडर्मल सेल्स बनेंगे। ओके, नाउ सेकंड टाइप इज व्हाट, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। कंडीशनल स्पेसिफिकेशन के अंदर क्या आता है कि एक्सटर्निक सिग्नल्स जो होता है, यानी कि नेबरिंग सेल से कुछ ना कुछ सिग्नल्स आते हैं और उसके बाद सेल का फैट जो है वो डिटरमाइन होता है। You can see that here, this type of specification which involves the cell-cell interactions and signaling pathway. Okay, so जब भी हम कंडीशनल सिग्नलिंग की बात करते हैं तो उसके अंदर दो सेल के बीच में इंटरेक्शंस होना विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यानी कि जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग हो गया, एज वेल एज पैराक्राइन सिग्नलिंग हो गया, उसके बाद क्या होता है, नॉट सिग्नलिंग। ओके, तो ये सारे जो सिग्नलिंग पाथवे है वो इसके अंदर आता है कि टाइप ऑफ स्पेसिफिकेशन जिसके अंदर दो सेल्स के बीच में इंटरेक्शन होता है और एक सेल क्या बन जाता है, इंड्यूसर, और एक सेल बन जाता है रिस्पॉन्डर। ओके, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियो the development of mesodermal tissue is influenced by the signal from the adjacent ectoderm and endoderm. Okay, mesodermal tissue जो है वो आगे चलकर कौन से मीजोडर्मल टिश्यू के अंदर कन्वर्ट होगी, यानी कि वो हार्ट सेल बनेगी या फिर इंटेस्टिनल सेल वॉल बनेगी, क्या बनेगी, वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, तो वो उसके आगे पीछे कौन सा एक्टोडर्म, कौन से एक्टोडर्मल सेल्स उसको क्या इंडक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड होता है। ओके, नाउ द थर्ड वन इज व्हाट, द सिंसीटियल स्पेसिफिकेशन। ओके, कि जो ड्रोसोफिला के अंदर देखा गया है, एज वेल एज बहुत सारे ऐसे टाइप्स हैं कि सिंसीटियल स्पेसिफिकेशन क्या होता है, कि सिंसीटियम तो पता है कि क्या होता है कि सेल जो है उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। ओके, और वो सेल अगर डिवाइड ही नहीं हो रहा है, यानी कि उसका साइटोप्लाज्मिक डिवीजन ही नहीं हो रहा है, एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस है, तो उसको बोला जाता है, उस कंडीशन को बोला जाता है सिंसीटियल कंडीशन। ओके, ड्रोसोफिला के अंदर भी एग्जैक्ट वैसा ही होता है। यहाँ पर मैं आपको पिक्चर में शो कर रही हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट जाइगोट बना, उसके बाद 2 सेल स्टेज, 3 सेल स्टेज, ऑब्वियसली 8 सेल स्टेज के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे सेल्स हैं, सॉरी बहुत एक ही न्यूक्लियस, एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ओके, न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, तो ये सारे न्यूक्लियाई को फिर से वो सेल वॉल के अंदर ऐसे सेपरेट नहीं किया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं वो सारे सेल्स जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं, जो पेरिफेरी है उसके अंदर, लेकिन वो सारे सेल्स क्या हो चुके हैं, एक दूसरे के साथ ऐसे ऐसे सेपरेट हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियाई जो है वो एक ही सेल के अंदर प्रेजेंट है, तो दिस इज कॉल्ड द सिंसीटियम। ओके, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन एक ऐसा स्टेज है कि वहां पर सेल आकर क्या हो जाता है कि वो डिटरमाइन कर लेता है कि आगे चलकर मुझे कौन सा फैट कन्वर्ट क्या कौन सा फैट अपनाना है। ओके, लाइक दैट उसको न्यूरोनल सेल्स बनना है, यानी कि वो न्यूरॉन सेल बन चुका है, तो वो आगे चलकर कोई दूसरा सेल नहीं बन सकता, हार्ट सेल्स नहीं बन सकता। So determination marks the point at which the cell's fat becomes fixed and it will proceed along the specific differentiation pathway. A determined muscle precursor cells will develop into the muscle fiber only, okay, not to उसको आप कोई भी environment में रखोगे, okay, कोई भी environment में, मान लीजिए कि आपने मसल सेल्स को लिया और क्या कहाँ पर रख दिया, जो हार्ट सेल्स थे वहां पर रख दिया, तो भी वो आगे चलकर क्या बनेगा,
मसल सेल ही बनेगा। क्यों? क्योंकि उससे उसका फैट जो है वो डिटरमाइन कर रही है, वो एक ऐसी कंडीशन पर आ चुका है कि वो आगे चलकर अब दूसरे फैट को कंजप्शन नहीं कर सकता है। तो उस स्टेज को बोला जाएगा डिटर्मिनेशन स्टेज और डिटरमाइंड सेल्स। ओके, नाउ अब आता है इंडक्शन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, यहाँ पर मैं आपको सीएसआर के सिलेबस पर ले जा रही हूँ, सो आपको ऑब्वियसली समझ में आया है कि हमने यहाँ पर कितने टॉपिक्स जो है वो कवर अप करने हैं इस लेक्चर्स के अंदर। कि जो फर्स्ट है पोटेंसी, उसके बाद है कमिटमेंट जो हमने देख लिया। ओके, इसके बाद स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन हमने पहले देखा, क्योंकि स्पेसिफिकेशन एक ऐसा स्टेज है कि अगर सेल जो है वो स्पेसिफिकेशन स्टेज में है, तो अगर आप उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हो, मान लीजिए कि एक न्यूरोनल सेल था, ओके, उसको न्यूरॉन में कन्वर्ट होना था, लेकिन आपने उसको रख दिया है इंटेस्टिनल सेल के साथ, तो वो आगे चलकर इंटेस्टिनल सेल बनेगा। ओके, तो वो क्या होगा? स्पेसिफिकेशन। लेकिन कमिटमेंट जब तक हो जाता है तब उसका फैट आगे दूसरा चेंज नहीं हो सकता है। नाउ अब हम बात करने वाले इंडक्शन एंड कॉम्पिटेंस के बारे में। ओके, तो इस वीडियो के अंदर हम इन दोनों की अभी बात करनी बाकी रह गई है। आपको कोई भी डाउट है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। नाउ अब मूविंग टुवर्ड्स द इंडक्शन प्रोसेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इंडक्शन? सो इंडक्शन यानी कि एक इंट्रो, आप क्या कर रहे हो, उसको कुछ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहे हो सेल को कि तुम आगे चलकर यही बनोगे। ओके, तो वो क्या होती है? एक टाइप की इंस्ट्रक्शन होते हैं। इंस्ट्रक्शन दो टाइप की हो सकती है, एक होती है परमिटिव और एक होती है, जस्ट अ सेकंड, परमिसिव एज वेल एज इंस्ट्रक्टिव। परमिसिव यानी कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कोई इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, वो खुद ही क्या कर रहा है, वो सेल खुद ही कुछ अपना जो सेल फैट है वो ग्रहण कर रहा है, यानी कि साइटोप्लाज्मिक डिटरमिनेंट के थ्रू। इंस्ट्रक्टिव इंडक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी के अंदर ही सारे सिग्नलिंग पाथवे फॉल आउट होते हैं। So, what is the meaning of the induction? Induction is a refer to the process by which one group of cells which influences the development of the another group of cells, often leading to the specification of the cell fats and formation of the tissue and organs. Now, this interactions typically involves the transmission of the chemical signals known as the inducer, and this is the interactions in both only the inducing cells and responding cells. And induction is the key mechanism in the embryonic development, allowing for the complex organization and differentiation which is required to build the multicellular organism. Okay, कोई भी सेल जो आगे चलकर हम मानते हैं ना कि ये सेल आगे चलकर ये बनेगा, तो उसके ऊपर दूसरे सेल का क्या होता है? कंट्रोल होता है, तभी जाकर वो कोई दूसरा सेल बन पाएगा। अगर ऐसा कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं है तो हमें पता है कि वो कैंसर के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर लिम्ब डेवलपमेंट हम देख रहे हैं। लिम्ब डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि AER रीजन, इसके बारे में हम सेपरेट वीडियो लेक्चर बनाने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो है ना फोर लिम्ब है, मीजोडम फोर लिम्ब चिक्का है, ये आगे चलकर वो विंग के अंदर डेवलप होता है कि नहीं होता है वो बताया गया है। यानी कि एक्टोडर्मल रीजियन जो होता है ना, उसके ऊपर निर्भर होता है कि वो किस टाइप का सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है सेल को। ओके, अगर मैं ER यानी कि अपाइकल एक्टोडर्मल रीच को क्या कर रही, रिमूव कर रही हूँ, तो क्या होगा? सेल्फ डेवलपमेंट जो हो रहा है, लिम्ब का डेवलपमेंट जो हो रहा है वो बंद हो जाएगा। यहाँ पर एक्स्ट्रा ER लगा रही हूँ तो विंग डुप्लीकेट हो जा रहा है। ओके, लेग मीजोडम लगा रही तो मैं यहाँ पर क्या कर हो जा रहा है, विंग के साथ लेग भी आ रहा है। तो ऐसे करके सारे डेवलपमेंटल प्रोसेस होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हो रहा है, देखो जस्ट ए सेकंड, EER रिप्लेस्ड बाय FGF है बीड। ओके, यानी कि यहाँ पर फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर अगर EER से रिप्लेस हो जा रहा है, यानी कि फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर जो है वो भी कौन रिलीज आउट करता है? EER ही रिलीज आउट करता है।
ओके। और अगर एफजीएफ का कॉन्सेंट्रेशन जितना होना चाहिए उतना ही है तो ही जाकर नॉर्मल विंग डेवलप होगा, उसके बाद नहीं होगा। ओके, तो ये थी किसकी बात हमने देखी, यहाँ पर इंडक्शन की बात देखी कि इंडक्शन के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। यहाँ पर उसके दो टाइप्स है, परमिसिव और इंस्ट्रक्टिव। नाउ द परमिसिव इंडक्शन क्या होता है? So the permissive induction is the occurs when the responding cells requires a general signal from the inducing cell to proceed with a developmental program for which they are already primed. So यहाँ पर एक देख सकते हो कि परमिसिव के अंदर क्या हो रहा है कि रिस्पॉन्डिंग सेल्स रिक्वायर्स जनरल सिग्नल फ्रॉम द इंड्यूसिंग सेल्स टू प्रोसीड विथ डेवलपमेंटल प्रोग्राम फॉर विच दे आर ऑलरेडी प्राइम। ओके, और द लाइक दैट एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स के अंदर मान लीजिए कोई सेल्स है, विदाउट प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक डेवलपमेंटल इंस्ट्रक्शन वो क्या बन जाएगा, उसी टाइप का सेल बन जाएगा, यानी कि उसके एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग वो सेल जो है वो अपना फैट क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। ओके, नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंस्ट्रक्टिव इंडक्शन के बारे में। यहाँ पर सिग्नल प्रोवाइड हो रहा है तभी जाकर जो है कोई दूसरा ऑर्गन बन रहा है, यानी कि जब हम बात करते हैं हमारे आईज की यानी कि लेंस फॉर्मेशन की, तो उसके अंदर एक्टोडर्मल जो सेल्स है उसका सिग्नलिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तभी जाकर क्या होता है, लेंस फॉर्मेशन होगा। एंड नाउ the main topic of that induction is there are three types of mechanism: juxtacrine, paracrine and autocrine. So हमने सेल सिग्नलिंग के अंदर देखा है कि पैराक्राइन क्या होता है। पैराक्राइन यानी कि दो सेल्स बहुत ही ज्यादा नजदीक में है या फिर बहुत ज्यादा फार है। ओके, तो वो पैराक्राइन के साथ हो सकता है। जक्स्ट्राक्राइन यानी कि ऐसा सिग्नलिंग कि जिसके क्या अंदर क्या हो रहा है कि दो सेल्स आपस में फिजिकली कांटेक्ट के अंदर है, तो उसको बोला जाएगा जस्ट्राक्राइन सिग्नलिंग। और द थर्ड वन इज द ऑटोक्राइन, यानी कि कैंसर सेल्स के अंदर बात की जाए, यानी कि कैंसर सेल जो है उसके ऊपर कोई किसी भी सेल का कंट्रोल नहीं होता है, वो खुद का कंट्रोल खुद ही करता है। ओके, यानी कि सेल जो है वो ऐसे कुछ ग्रोथ फैक्टर्स को रिलीज आउट करेगा कि जो खुद के लिए ही क्या है, सेल डिवीजन के लिए या फिर सेल प्रोलिफरेशन के लिए रिक्वायर है। ओके, और देन लास्ट टॉपिक इज व्हाट, कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस क्या होता है कि कॉम्पिटेंस इज द एबिलिटी टू रिस्पॉन्डिंग सेल्स टू रिसीव एंड इंटरप्रेट inductive signals which often depends on the expression of the specific receptors or the signaling components. Okay, like that in amphibian embryos only competent ectodermal cells can respond to neural induction signal from organizer region to form the neural tissue. Okay, so यहाँ पर competence के अंदर क्या हो रहा है कि ability of responding cells to receive, रिस्पॉन्डिंग सेल्स के पास क्या होनी चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो कोई भी सिग्नल आ रहा है उसको रिसीव कर सके। तो वो कैसे रिसीव करेगा, उसके पास रिसेप्टर होना आवश्यक है। ओके, रिसेप्टर होगा, उसने रिसीव भी कर लिया, उसके बाद क्या हो रहा है, उसका इंटरप्रिटेशन हो रहा है, यानी कि वो सिग्नल सेल के अंदर जा रहा है। ओके, और उसके बाद ही कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन, यानी कि सेल सिग्नलिंग के अंदर हमने देखा है कि हाइड्रोफिलिक सिग्नलिंग आ रहा है, तो वो अंदर क्रॉस आउट नहीं हो सकता, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके नहीं जा सकता है, तो वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर के साथ ही क्या करेगा, इंटरेक्शन करेगा। और उसके बाद कैस्केडल मैकेनिज्म के थ्रू पूरी मैकेनिज्म होती है, वो मैंने जीपीसीआर के अंदर बताई थी। ओके, लेकिन जब हम बात करते हैं इंट्रा सेल्यूलर सिग्नलिंग की, तो वो पूरा एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जाएगा और पूरी कैस्केडल मैकेनिज्म होगी। ओके, तो वो तुरंत ही न्यूक्लियस के अंदर क्या कर सकता है, पास ऑन हो सकता है, जब हम बात करते हैं लाइपोफिलिक सिग्नलिंग की। ओके, तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि कॉम्पिटेंस क्या होता है कि द एबिलिटी ऑफ द रिस्पॉन्डिंग सेल्स टू रिसीव एंड इंटरप्रेट द इंडक्टिव सिग्नल which often depends on the expression of the specific receptors or the signaling components which are found in the surface of the responder cells. Okay, you can see that amphibian embryo only competent ectodermal cells can respond to neural induction signal from organizer region to form the neural tissue. Okay, तो वो आगे चलकर कोई भी ectodermal cells है, okay, तो
अगर उसको कोई दूसरे सेल को क्या करना है, उसको न्यूरल सिग्नल देना है, यानी कि तू आगे चलकर न्यूरॉन सेल्स बन जा, ऐसा कुछ सिग्नल देना है, तो वो ही दे सकता है। तो वो क्या होगा, एक टाइप का कॉम्पिटेंस होगा। यानी कि यहाँ पर दो सेल की रिक्वायरमेंट होती है, एक होता है इंड्यूसर, एक होता है रिस्पॉन्डर। तो आई होप यू आर क्लियरली अंडरस्टूड द 4 or 5 टर्मिनोलॉजी in your mind. First one is what? Potency, then after specification, commitment, induction and competence. Okay. कोई भी डाउट है आपको तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके। और हाँ, एक बात ये भी थी कि आपको जो भी डाउट्स है सीएसआर नेट के लिए रिलेटेड कोई भी टॉपिक्स के अंदर, आप जो भी टॉपिक मुझसे पढ़ना चाहते हो तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ऑब्वियसली शेयर कर सकते हो कि आप ये टॉपिक को ही आगे फर्दर आउट कर। ओके, तो वो ही टॉपिक हम आगे लेंगे। सो लाइव लेक्चर्स के अंदर आपको अच्छे से आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। I hope you are clearly understood this terminologies. Okay. Okay. Thank you so much for watching me, and like this video and subscribe my channel. I'm ending this session video lecture. Thank you so much.